प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। हमारे पास दो इमेजेस हैं और वी वांट टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन इमेजेस। कि पहले इमेज में अगर चीज़ यहाँ पे है तो दूसरे इमेज में कहाँ पे है। तो अभी तक हमने देखा है कि ये जो फीचर कॉरस्पॉन्डेंस है ना, दिस कैन हेल्प अस इन मेकिंग अ पैनोरामा। तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं और अभी आपने मैन्युअली फाइंड आउट किए थे। अगर आप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करते ना तो उनमें से कुछ गलत भी मैच हो जाते। तो फिर हमने सेकंड स्टेज में वी हैव डेवलप्ड रैंसैक. This is a method that helps you estimate a model, for example a line or a 3x3 homography. You do it multiple times and it gives you the guarantee that it will give you, at the end of it, it will give you all layers, clean points. So it has provided us mathematical guarantee that if you repeat the experiment n number of times, what will be your probability of success. So even if we have non-perfect feature matching method, this RANSAC technique will help us uh, recover from few of the outliers, noisy points, and then we finally perform the gradient descent optimization. तो रैनसैक में ये हो रहा होता है कि हमें फॉर एग्जांपल होमोग्राफी के केस में सिर्फ 4 ही पॉइंट्स चाहिए होते हैं और उन 4 पॉइंट्स को यूज़ करके हम अपना मॉडल के पैरामीटर्स पता चला रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास मैचेस तो 4 से ज़्यादा हो सकते हैं दो इमेजेस के दरमियान, तो फिर बाकी पॉइंट्स को क्यों ना यूज़ करें। तो हर पॉइंट में थोड़ी सी नॉइज़ तो होगी, फिज़िकल प्रोसेस है। तो फिर हम सारे पॉइंट्स को यूज़ करने के लिए ना ये एक एरर फंक्शन ऑप्टिमाइज करते हैं। तो this is our generic pipeline 1 2 3 for any other multi-view vision problem. अभी हम 3D रिकंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, हम ऑग्यूमेंटेड रियलिटी पढ़ेंगे, हम कैमरा लोकलाइजेशन पढ़ेंगे। तो ये जो 3 स्टेप्स हमने डेवलप किए हैं ना, दे विल बी यूज्ड इन ऑल ऑफ दीज पाइपलाइंस। ये जो पाइपलाइन हमने बनाई है ना, इसको हम हैंड क्राफ्टेड, इसको हम बोलते हैं कि जी हैंड क्राफ्टेड रूल्स। यहाँ तक फर्स्ट 2 पॉइंट्स है ना, वी हैव इंजीनियर्ड मेथड्स टू कम अप विद दिस। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है, दिस इज कॉमन विद मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कि हम एक एरर फंक्शन बना के ना वी ऑप्टिमाइज। The difference between deep learning and this classic vision processing is that deep learning में हम बस इमेज दे देते हैं और फाइनल आउटपुट बता देते हैं, और ये जो है क्लासिक विजन प्रोसेसिंग, इसमें भी लिस्ट द स्टेप्स वी विल परफॉर्म। तो these are the methods which we developed। तो इसको अब हम जब डीप लर्निंग आ गई तो फिर हमने इनको हैंड क्राफ्टेड कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो पाइपलाइन हमने डेवलप की है ना, नाउ यू विल सी कि वी विल यूज इट इन मैनी प्रॉब्लम्स। करंट प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया है ना लास्ट वीक, तो ये था कि अगर एक इमेज में चीज़ बड़ी है और दूसरे इमेज में छोटी भी है और रोटेटेड भी है, या बड़ी भी है तो रोटेटेड भी है, तो इन दोनों पैचेस को कैसे मैच किया जाए। So this was the scale invariant feature transform, the most well-known vision algorithm so far we have developed. Uh, uh, I will still say the most well-known because the recent deep learning methods, they have not generalized to domains where data is limited.
Whereas this method of SIFT, you can pick up any two images from any domain, medical imaging, text documents, or it doesn't ask you to provide any a substantial amount of data जब तक ये दो images हैं तो SIFT will work without understanding the domain. It is a very generic solution. So people who don't work with vision, they have also used SIFT. जी सर ये जो शिफ्ट है सर, ये सर रियल टाइम में भी सही तरह यूज हो जाता है, क्योंकि सर जिस तरह आपने बताया कि इसमें काफी वो यूज होते हैं, पहले छोटे लेवल फिर बड़े लेवल, तो वो सारा कुछ इतना तेज हो जाता है कि रियल टाइम में भी कंसीडर किया जाता है। हाँ भी today we will discuss that aspect. So today the lecture is very interesting. It is a history of what happened after SIFT. So SIFT was there in 2004. David Lowe from University of British Columbia, he released his executable and he filed a patent around this time. So first time we had something that was working reliably for multiple applications. The journal problem is that normally researchers, they give their algorithm and it only works on very specific data set which they have provided. तो ये एक एल्गोरिदम था जिसने जो है ना इट रियली इंक्रीज्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल दैट यस यू कैन यूज इमेजेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. इससे पहले वी वर नॉट यूजिंग, there weren't a lot of applications before 2004 where we were using images to solve anything. इससे पहले जो हम images use कर रहे थे they were mainly for like image processing जो होती थी वो image compression होता था basically. एक इमेज है उसका साइज कम कैसे करना है ताकि हम ट्रांसमिट कर सकें. अगर टेलीविज़न है तो इंटरनेट तो था नहीं कुछ खास, तो बेसिक रिसर्च वाज बेस्ड ऑन कंप्रेसिंग इमेज साइज. सो देयर इज अ होल हिस्ट्री ऑफ इमेज कंप्रेशन. if you talk to somebody who says that he has worked with images around 2004, he will, I'm sure, I'm 100% sure that he will say कि मैंने इमेज कंप्रेशन में काम किया. तो इमेज कंप्रेशन में यही था कि एक फाइल है उसका साइज कम करना है, उस फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है उसको हम यूज नहीं कर रहे थे. तो टुडे वी विल सी कि व्हाट हैपेंड आफ्टर 2004 टिल 2020. सो दिस एक्सक्यूज मी इज सर। जी सर जिस तरह आपने बताया सर कि अभी रिसेंटली ये ट्रेडिशन आया है कि लोग अपने पेपर्स के साथ कोड वगैरह और फुल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जबकि पहले नहीं किया जाता था। तो वे पहले जब ये लोग नहीं करते थे तो उस वक्त कोई सर उनके पास क्या रीजन होती थी, मतलब कि अगर हमने काम को कंटिन्यू करना है, अगर सारे लोगों ने इकट्ठा प्रोग्रेस करना है, तो फिर वो फिर भी अपनी चीजें या कोड वगैरह शेयर ना करने से तो फिर लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते थे सर पहले। अच्छा तो देखें द कम्युनिटीज इवॉल्व. तो पहले जो एल्गोरिदम होते थे ना वो दे यूज्ड टू बी सिंपल. मतलब पेपर्स अगर आप पढ़ेंगे ना तो दे वर सो सिंपल एल्गोरिदम्स कि यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन लाइक 1 आवर. मतलब वो सारी इक्वेशंस लिख देते थे 3-4. और जिस तरह मैं फ़िल्टरिंग के बारे में अगर मैं बात करूं कि आपने एक एज डिटेक्टर बनाना है, तो अगर मैं आपको फ़िल्टर का कर्नल बता दूं तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि कॉन्वोल्यूशन कैसे की जाती है. तो मे बी दे वर सिंपलर टाइम्स. even if you look at the multiple view geometry book, which is the book of vision before deep learning, classic vision, usme most of the examples they involve either 2 images or 3 images. They were simpler times. People used to like explain every step, so you could code the things. Maybe this could be the reason. uh, Also the thing was that the community was small, तो कुछ ज़्यादा लोग थे ही नहीं जिन्होंने यूज़ करना है. तो
और हर कोई बंदा तकरीबन एक जैसी चीज़ पे काम कर रहा था, तो मे बी दे ऑलरेडी हैड देयर ओन टूल बॉक्सेस. तो this is an interesting discussion for someone, a senior researcher like if you visit a conference, and if you find David Loy over there, this is the question you can ask him. He will be in a better position to answer it. This is the point to conference. पेपर तो आप पढ़ ही लेते हैं ना, पीडीएफ आपको मिल ही जाता है. ये जो सवाल होते हैं ये आप वहाँ पूछ सकते हैं. तो एनीवेज जी. सर कॉन्फ्रेंसेस में सर हम स्टूडेंट्स सर नहीं जा सकते ना सर, मतलब नॉर्मली स्पीकिंग नहीं नहीं जेनेरिक. नहीं नहीं, आप जा सकते हैं. मतलब उसमें देर आर सम कॉन्फ्रेंसेस जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स को फंड करते हैं. तो द पॉइंट इज के एज अ वेरी यंग रिसर्च मच एडवांटेज ऑफ गोइंग टू, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती वहाँ पर. People give only 5 minute talk or 10 minute talk, so you don't really get to understand what is going on. Anyways, so आज today we will go through this very interesting journey from 2004 to 2020, and we will end up in SEEKS at the end of it. The second important thing that I want to discuss today is again a new research that has shown that classic vision is better than deep learning. तो ये मैं आज आपको दिखाऊंगा. दिस इज अ पेपर फ्रॉम, ये टाइम पढ़ रहे हैं आप, नजर आ रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? सर 26 नवंबर 2021. हाँ, ये देख लें. तो ये I mean, I did not plan it, but this is what this paper is about. It's from Stanford. This is a very senior security researcher. Uh, People wish to visit his lab. It is their lifetime dream of visiting this lab. So, and today also we will discuss how should you be writing your application essay. So this is a perfect example of how to write an application essay. So today is a very, I think so. This content which we will discuss today, it is the most up-to-date lecture on computer vision anywhere around the globe. So it's just our luck that it happens कि ये paper जो है ना, it showed up in my Google search. So Sir, I have a question Okay. about SIFT. जी. सर हमने SIFT में अभी तक यही देखा कि हम काइंड ऑफ हैंडक्राफ्टेड टेक्निक्स यूज कर रहे थे इन ऑर्डर टू डू दी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. लेकिन रैनसेक में हमने ये देखा था कि हमने फिर कोरस्पॉन्डिंग होमोग्राफी के ऊपर उसकी कोरस्पॉन्डेंस देखी थी कि किस तरह हम कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ले रहे हैं और उसको एज हम नॉइज कंसीडर करके हमने सारा एप्लीकेशन उसकी की थी रैनसेक के ऊपर. लेकिन SIFT के अंदर तो हमने जस्ट एज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को उसको एल्गोरिथम को पढ़े थे, तो हम उसको होमोग्राफी एस्पेक्ट्स में भी देखेंगे, लाइक अगर हम डायरेक्टली उसको अप्लाई करना चाहें होमोग्राफी के ऊपर. जब हम रैनसेक डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसमें बेसिकली होमोग्राफी एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आर द सेम थिंग. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट द लेक्चर. लेट्स से ये आपका इमेज है ऑब्जेक्ट का, और ये आपका टेस्ट इमेज है. लेट्स से दिस इज द कवर ऑफ अ बुक. एंड दिस इज योर टेस्ट इमेज. तो बुक का जो कवर होगा, बुक इज अ प्लेनर आइटम ना, एक प्लेन है ना. तो Yes, sir. आप इस बुक वाले प्लेन को इधर कहीं मैच करने की कोशिश करेंगे कि इमेज में भी कहीं बुक पड़ी हुई है. तो बेसिकली अगर आपका प्लेनर मैचिंग हो गई तो, और ये वाला ग्रीन वाले इमेज को बहुत सारे मैचेस इधर मिल गए, तो दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन.
तो इस तरह हम स्विफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। और जो जेनेरिक प्रॉब्लम हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं उधर हमने बस सिर्फ पॉइंट्स को मैच करना है और उसके बाद आप जो मर्जी प्रॉब्लम सॉल्व करें उसके बाद यहाँ पे आपने ऑप्टिमाइजेशन क्या बनाना है, यहाँ पे आपने मॉडल क्या बनाना है, वो आपकी मर्जी है ना। आपको सिर्फ तो करस्पॉन्डेंस प्रोवाइड कर देता है ना ऑटोमेटिकली। यस सर। तो उसके बाद आप सिर्फ जेनेरिक फीचर है उसको जो मर्जी आप काम करना चाहते हैं मल्टीपल इमेजेस के साथ आप उसको यूज़ करें। अभी हमने सिर्फ होमोग्राफी पढ़ी है ना, तो इस वजह से we are using homography example. Later on when we will solve other problems you will see that we will be using correspondence in other problems. एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो पहला स्टेप है कॉरेस्पॉन्डिंग का, इसको फिर हम शिफ्ट से रिप्लेस कर सकते हैं ना, जो मतलब शिफ्ट हमें ये चार को दे दे कोऑर्डिनेट वगैरह। आप शिफ्ट से रिप्लेस कर दें, हाँ आप वो शिफ्ट आपको बहुत सारे मैचेस दे देगा, आप उसमें से कोई से भी चार सेलेक्ट कर लें रैंसैक करने के लिए। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम शिफ्ट इज अ जेनेरिक एल्गोरिथम, इट इज नॉट लिंक्ड टू ओनली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। देखिए ये अब ये जो है ना वी विल स्टार्ट विद दिस व्हाट हैपेंड। तो फीचर कॉरेस्पॉन्डेंस जो है ना वो तो आपको पता चल ही गई कि यू वांट टू मैच समथिंग इन वन इमेज, वो आप बताना चाहते हैं दूसरे इमेज में, और चैलेंज ये है कि उसका साइज बदल सकता है और उसका एंगल बदल सकता है, हाइट बदल सकती है। तो दिस कंटेंट आई एम टेकिंग इट फ्रॉम दिस वेरी गुड इंफॉर्मेटिव ऑनलाइन, ये जो लिंक है ये जो मैंने दिया हुआ है। तो हमारे पास चैलेंजेस आपको पता ही है क्या है कि सिंपल क्रॉस कोरिलेशन विल नॉट हेल्प। तो वी हैव फिगर्ड आउट दीज 3 स्टेप्स। पहले हमने पता चलाना होता है कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हमने क्या डिसाइड किया था, इमेज में कौन सी जगह होती है जिनको दूसरे इमेज में मैच करना आसान होता है। कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स मैच करने आसान होते हैं। उसके बाद फिर हम उस पॉइंट के इर्द गिर्द आप कोई पैच एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि आप दूसरे इमेज के साथ क्रॉस को रिलेशन कर सकें, या फिर हम वो वाला डिस्क्रिप्टर बनाना चाहते हैं जो कि हमने सिफ्ट का बनाया था पिछली दफ़ा कि वी कन्वर्ट दिस पैच इनटू हाउ मच व्हाट वाज द डायमेंशन ऑफ सिफ्ट डिस्क्रिप्टर, क्या साइज वो था सिफ्ट। सिग्मा साइज के कोरस्पॉन्डेंस होती है, कोरस्पॉन्डिंग होता है। नहीं वो तो होता है ना, सिग्मा तो बताता है ना कि उस पॉइंट के फिर कितना बड़ा पैच आपने क्रॉप करना है। यस सर। फिर आप उसको रोटेट करते थे ताकि डोमिनेंट जो एंगल है वो वर्टिकल हो जाए, जो भी आपकी। उसके बाद फिर उस पैच को हम 4x4 बिन्स में डिवाइड करते थे और हर बिन जो आती थी हमारे पास उससे हम 8 डायमेंशनल वेक्टर कैलकुलेट करते थे। यस सर, वो डू 128 यू बनता था रिमेम्बर? शायद। 128। तो इसको हम स्विफ्ट में डिस्क्रिप्शन का एक मेथड है और बाकी जो हम अभी पढ़ेंगे इनमें इसमें डिस्क्रिप्शन के और मेथड होंगे। इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन और वी वांट टू मैच इट इन द नेक्स्ट स्टेप। तो बेसिकली दीज आर जस्ट वेक्टर्स। तो फिर फाइनली मैचिंग हो जाती है कि एक इमेज में एक वेक्टर को दूसरे इमेज के सारे पॉइंट्स के साथ मैच करने की कोशिश करें और जिससे डिस्टेंस कम है एक खास थ्रेशोल्ड से, तो आप कहते हैं कि हाँ इस पॉइंट का मुझे मैच मिल गया। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, डिटेक्शन, डिस्क्रिप्शन और मैचिंग। तो ये जेनेरिक है, स्विफ्ट यूज़ करें या कोई और लोकल फीचर यूज़ करें आप। ये हमने देख लिया था कि आसान है। तो स्विफ्ट तो केम इन 2004, बट बिफोर 2004 वी न्यू हाउ टू डिटेक्ट कॉर्नर्स एट लीस्ट। हम ये कॉर्नर्स तो डिटेक्ट कर सकते थे पहले भी,
बस हमें ये नहीं पता होता था कि कॉर्नर के इर्द गिर्द जो हमने पैच क्रॉप करना है ना, इसका साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो तो सिर्फ ने प्रॉब्लम सॉल्व की ना, बट कॉर्नर डिटेक्शन वाज अ वेरी मैच्योर प्रॉब्लम बाय 2001 2002 इवन अर्ली 90s। तो कॉर्नर कैसे डिटेक्ट करते हैं, मतलब इफ आई आस्क यू टू डिटेक्ट अ कॉर्नर तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? डेरी हाँ, हमने सर पहले डेरिवेटिव तो वो कैलकुलेट एज डिटेक्शन वाला होगा सर। हाँ, हमने हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव भी कैलकुलेट किया है इमेज का, और हमने वर्टिकल डेरिवेटिव भी कैलकुलेट किया है। तो कॉर्नर कॉर्नर की क्या क्वालिटी होती है? इधर दोनों होते हैं, हॉरिजॉन्टल हाँ और वर्टिकल। हाँ, बस ये सिंपल टेक्निक है। आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और आपने बता दिया जिस पिक्सल पे हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है और वर्टिकल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ कॉर्नर के होने के चांसेस हैं। एज सिंपल एज दिस इज व्हाट कॉर्नर डिटेक्शन इज। मैचिंग बिटवीन टू इमेजेस इज अ evolved प्रॉब्लम। इसमें फिर वो आपको सारे मसले हल करने पड़ते हैं कि दूसरे इमेज में चीज़ का साइज छोटा हो गया होगा, दूसरा इमेज किसी और एंगल से खींचा होगा, हो सकता है लाइट चेंज हो गई हो। लेकिन कॉर्नर डिटेक्शन जो है ना, ये वेल नोन इजी प्रॉब्लम। तो जो सबसे फेमस कॉर्नर डिटेक्टर है ना हमारे पास, मेरा ख्याल है वो यही है, हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर। तो ये हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर जो है ना, वो ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ना, ये इट इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट यू हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड। जो आप लोगों ने मुझे बताया है ना, उसको मैथमेटिक्स में हम यूँ लिखेंगे। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आई इमेज है, एक्स और वाई पिक्सल पोजीशन है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ये है कि कितना चेंज है, और डब्ल्यू इज़ द पैच साइज। लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपको, मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ इस इक्वेशन को आपको। लेट्स से यही वाली एग्जांपल ले लेता हूँ जो टॉप लेफ्ट पे इमेज है आपके पास। लेट्स से ये ब्लैक वाला आपके पास इमेज है और आप चेक करना चाहते हैं कि इस रेड वाली विंडो के अंदर कोई कॉर्नर है कि नहीं। तो लेट्स से रेड वाली विंडो का साइज जो है ना, वो है 3x3। लेट्स से आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि आप इसी के इसी के साथ वाला कोई पैच ले लेते हैं ना, ग्रीन वाला एक पैच ले लेते हैं, इसी के ना साथ मैं एक पैच ले लेता हूँ इतने ही साइज का, और इन दोनों विंडोज के दरमियान ना डिफरेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है ना लिखी हुई कॉम्प्लेक्स, वो यही कर रही है। W में 3 पिक्सल्स हैं, सॉरी W जो पैच है उसमें 9 पिक्सल्स हैं आपके पास, लेट्स से। तो ये जो समेशन होगा ये कितनी वैल्यूज पे होगा, ये जो सम हो रहा है, हाउ मेनी आर इन सर 9 कोरेस्पोंडेंसी होंगी देन। कॉरेस्पॉन्डेंस तो अभी है ही नहीं ना, एक ही इमेज की बात हो रही है, 9 पिक्सल वैल्यूज होंगी। कॉरेस्पॉन्डेंस का लफ्ज जो है ना, वी स्पेसिफिकली यूज व्हेन वी टॉक अबाउट टू इमेजेस और मोर इमेजेस। तो ये नीचे बना हुआ है ना, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा पहला पिक्सल है, x इज 1 एंड y इज 1, और मैं डेल्टा x को 1 कर देता हूँ लेट्स से, और डेल्टा y को 0 कर देता हूँ, तो i11 में से कौन सी चीज़ माइनस होगी? i20 यही होगा ना। if I set the value of delta x equals to 1 and delta y equals to 0, what does that mean? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि मतलब सर ये है कि मैं जो मेरा रेड वाला पैच है ना, इसमें मैं x एक्सिस में 1 यूनिट आगे चला गया हूँ,
ये जो डॉटेड मैंने रेड वाला बनाया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं डेल्टा वाई को 1 कर देता और डेल्टा एक्स को 0 कर देता, फिर क्या होता? फिर मैं एक रो नीचे चला जाता। तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं एक रो आगे चला जाऊं, सॉरी एक कॉलम आगे चला जाऊं, या एक कॉलम पीछे आ जाऊं, एक कॉलम ऊपर चला जाऊं, एक रो ऊपर चला जाऊं और एक रो नीचे आ जाऊं, या डायगोनल में आगे पीछे चला जाऊं। यही मेरे पास ऑप्शंस है ना। अगर आपके पास ये एक पैच है तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप एक रो नीचे वाले पैच से इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। तो ये आपको हेल्प करेगा। ये कौन सा डिफरेंस है? एक रो जो नीचे जो डिफरेंस लेंगे आपको, व्हाट इज दिस डिफरेंस? ये कौन सी चेंज बताएगा आपको अगर मैंने ग्रीन और रेड का डिफरेंस लिया तो? सर वर्टिकल। इट विल टेल यू द चेंज अक्रॉस द रोज। तो रोज में जो चेंज होता है वो हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्ट करता है या वर्टिकल एज डिटेक्ट करता है? सर वर्टिकल एज। हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्ट करेंगे ना। फर्ज करें ये एक इमेज है, एक इसकी रो रेड है और एक इसकी रो ग्रीन है। ये वाला जो काम हम कर रहे हैं वो ये वाली एज डिटेक्ट करेगा ना, वर्टिकल एज तो नहीं डिटेक्ट करेगा। ये देखिए मैंने वर्टिकल एज बना दिया आपके सामने। इसमें पहली रो की भी वैल्यूज वही हैं, रेड ग्रीन एंड रेड, और दूसरी रो की भी वैल्यूज ग्रीन और रेड हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 0 आएगा। तो 0 मीन्स नो एज। बट अगर आप इन दो रोज का डिफरेंस लेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो वर्टिकल डेरिवेटिव गिव्स यू हॉरिजॉन्टल एजेस। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ। सर इसको सर वो 1 - 1 वाली फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे होगा? 1 - 1 में 1 0 -1 या 1 - 1 कह लेना। यही हो रहा है ना यहाँ पे, एक रो दूसरी रो में से माइनस हो रहा है। जैसे तो फिर तो सर ये ऊपर से नीचे नहीं आ रहा सर, मतलब कि ऊपर से नीचे में ट्रांजिशन कर रहा है। हाँ, तो ऊपर से नीचे में ट्रांजिशन जो करता है वो हॉरिजॉन्टल एज करती है ना, वर्टिकल एज तो नहीं करती ना। वर्टिकल एज तो लेफ्ट टू राइट ट्रांजिशन करती है। सही सही, ठीक हो गया सर। ठीक है। अच्छा, तो अब आप मेरे से कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं एक रो ऊपर चला जाता, एक रो नीचे क्यों आया हूँ। आप ये भी कह सकते हैं मैं एक रो राइट पे चला जाता, एक कॉलम राइट पे चला जाता, एक कॉलम मैं लेफ्ट पे चला जाता, या मैं डायगोनल में चला जाता एक। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ना, ये आपको सारी ये जो 9 पॉसिबिलिटीज है ना, कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं एक पिक्सल में? लेफ्ट राइट अप डाउन, और ये जो डायगोनल में 3 है, तो 8 पॉसिबिलिटीज। तो ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली हम ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में ना ये 8 इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो पहले एक वैल्यू के लिए समेशन कैलकुलेट कर लें, फिर हम दूसरी वैल्यू के लिए फंक्शन कैलकुलेट कर लें, तीसरी वैल्यू के लिए फंक्शन। सो दिस फंक्शन डिपेंड्स ऑन दिस डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। तो वी वांट टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। डू यू एग्री? ये फंक्शन मैक्सिमम जहां होगा वहां पे कॉर्नर होगा। बेसिकली ये चेंज को हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं फॉर विच दिस फंक्शन इज मैक्सिमम। यस सर। सर तो खाली सर सही काम करेगा वो, मैक्सिमाइज करना ही एज बताएगा ज्यादा, कॉर्नर। कॉर्नर बताएगा ना। तो फिर किसी ने कहा कि ठीक है, जिसको ज़्यादा अच्छा मैथ आता था ना, किसी ज़माने में आपने टेलर एक्सपेंशन पढ़ी थी, तो आज वो वक्त आ गया है जहाँ आप टेलर एक्सपेंशन को यूज़ करेंगे। तो उसने कहा कि अच्छा, ये जो डिफरेंस का स्क्वायर है ना, दिस दिस टर्म, इसको ज़रा, इस स्क्वायर को ज़रा ओपन करें तो क्या बनता है? तो इसके प्लस
बी स्क्वायर माइनस ये जो, 2, हाँ नहीं नहीं, इसमें ये जो सेकंड टर्म लिखी हुई है ना, ये इसकी टेलर आपने एक्सपेंशन करनी है, ये जो सेकंड टर्म लिखी हुई है। तो ये जो सेकंड टर्म लिखी हुई है ना, तो किसी ने कहा कि सेकंड टर्म की टेलर एक्सपेंशन ये है, तो इस टेलर एक्सपेंशन को ऊपर वाले डिफरेंस में यूज करें ना, तो आपके पास ये बच जाता है। ये सेकंड इक्वेशन को रिप्लेस करें फर्स्ट इक्वेशन में, तो यू विल गेट द थर्ड इक्वेशन। बेसिकली अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन इसको करनी आती थी ना, इसने कर ली। जब अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद वाली जो हमारे पास इक्वेशन आई ना, उसमें हमें पता चल गया आई एक्स का मतलब क्या है, एक्स में डेरिवेटिव। आई वाई का क्या मतलब है, आई इमेज आई का वाई में डेरिवेटिव। यही करते थे ना, आपको याद होगा जब आप टेलर सीरीज करते हैं तो वो फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं आप, कहीं डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं सीरीज में, डू यू रिमेम्बर? क्योंकि सिंस दिस इज अ टू डी, इसमें दो टू डायमेंशनल फंक्शन है, तो इसमें एक एक्स में डेरिवेटिव होगा और एक वाई में होगा, तो हमारे पास ना ये इक्वेशन आ जाती है। तो फिर किसी ने ना इसको फर्दर सॉल्व किया ना, तो उसने कहा कि मैं जो है ना इस पूरी समेशन को ना इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये जो नीचे दी हुई है, इसमें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई आ जाएंगे और बीच में एक एम मैट्रिक्स आ जाएगी। जो एम मैट्रिक्स होगी ना, वो उसका फॉर्मूला ये है। तो अच्छा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस मैथ। अब हम ये ना, ये जो फाइनल हमारे पास मैट्रिक्स आई ना, सिर्फ इसको देख लें, ये वही कर रही है जो आपने मुझे बताया था। ये मैट्रिक्स एम की पहली वैल्यू क्या कह रही है आपको, ये कह रही है कि आप आपके पास पिक्सल्स है ना 9 के 9 उस पैच के, उसमें हर पिक्सल के एक्स डेरिवेटिव का स्क्वायर जमा कर लें। तो अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो इसका क्या मतलब है, ये एक्स 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 डेरिवेटिव सर ज़्यादा है। हाँ एक्स डेरिवेटिव ज्यादा है। तो आप भी यही कह रहे थे ना, आप बेसिकली कह रहे थे कि उस सिर्फ उसी पिक्सल पे एक्स डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। इन्होंने कहा है कि नहीं, उस पिक्सल पे ना करें, उसके नेबर्स वाला भी ना आप देख लें, इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस, आपको ज्यादा एविडेंस मिल जाएगा। एक पिक्सल को देखने की बजाय आप उस पिक्सल के जो 8 नेबर्स हैं ना, उनको भी देखें, विच मेक सेंस। एक पिक्सल पे तो शायद हो सकता है कोई नॉइज हो, लेकिन ज्यादा पिक्सल्स देखेंगे तो वी विल गेट मोर एविडेंस। ठीक है, इसने कहा एक्स भी देख लें, ये जो टू जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाली वैल्यू है ये भी देख लें, ये वाई में डेरिवेटिव है, इसको देख लें। और फिर ये जो आई एक्स और आई वाई भी देख लें आप। तो बेसिकली एक मैट्रिक्स बन गई है जिसमें बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं। तो हमने भी यही फैसला किया था कि कॉर्नर ऐसे डिटेक्ट होगा कि चेंज होती है। इन्होंने भी जो सारी मैथमेटिक्स, they also came up with a very fancy matrix M, जो बेसिकली देख डेरिवेटिव्स को ही रही है। तो ठीक है, हमें डेरिवेटिव तो कैलकुलेट करने आते हैं, तो हमने ये इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दैट डेरिवेटिव एट अ सिंगल पिक्सल, वी गैदर्ड एविडेंस फ्रॉम द 8 नेबर्स एज वेल। तो वो वैल्यूज हमने यहाँ जमा करके लिख दी। अच्छा, फिर जो है इन्होंने कहा कि उसके बाद क्या था, उसके बाद ये मैट्रिक्स आपके पास एम आ गई है, और अब आपने ये फैसला करना है, एक 2x2 मैट्रिक्स आ गई है आपके पास, और अब आपने इस मैट्रिक्स को देखकर फैसला करना है कि कॉर्नर है कि नहीं है। तो अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के दे दूं आपके सामने, तो आप बता सकते हैं मुझे कि उसमें कॉर्नर है कि नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ 2x2, 1 0 0 0 0, ये एक है मैट्रिक्स। सर नहीं है कॉर्नर तो मेरे ख्याल से। क्यों नहीं है कॉर्नर? एक्स वाई दोनों। इसमें जैसे x वाली वैल्यू तो कुछ है, जो जिसमें y वाली कहानी है वो 0 है, इसका मतलब है y में डेरिवेटिव नहीं है।
तो दिस मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटिंग अ पिक्सल which is calculated around, मतलब ये इसमें हॉरिजॉन्टल एज है, वर्टिकल एज है या कॉर्नर है, तीन ही। अगर तो नॉन जीरो वैल्यूज आ गई तो कोई ना कोई डेरिवेटिव तो है ना। सर इसमें अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है या वो केस नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक्स हो वाई। सकता है, हो सकता है आइडेंटिटी लेकिन फिर मैट्रिक्स। वो तो ये मेंशन करा होगा कि एक्स में भी कोई वैल्यू है, वाई में भी वैल्यू है, लेकिन एक्स वाई की 0 0 है। उसमें ये हो सकता है ना कि एक्स और वाई में जो है वो वैल्यूज बहुत बड़ी हो, जब उनका स्क्वायर करें आप, तो इनका जो यहाँ पे सम आ रहा हो वो छोटा आ रहा हो, मतलब इट कैन बी 10 लेट्स से। लेकिन यूं होता है ना कॉर्नर, तो इस पिक्सल पे y डेरिवेटिव तो इसमें है, x डेरिवेटिव तो है, y नहीं है। तो जिधर x है उधर y नहीं है, और इधर क्या है, इधर x डेरिवेटिव है, y डेरिवेटिव नहीं है। अगर मैं ये वाला पैच देख रहा हूँ यस सर। तो उसमें ये हो सकता है कि x और y की वैल्यूज तो बड़ी बड़ी हों, लेकिन ये नंबर छोटे हों, और जीरो भी हो सकते हैं परफेक्ट केस में, कि जिधर x डेरिवेटिव है उधर y है ही नहीं, और जिधर y है उधर x है ही नहीं, सिर्फ एक पिक्सल रह जाएगा जिसपे ये दोनों कंडीशन मीट हो रही है। तो ये नंबर छोटे हो सकते हैं, तो यू कैन गेट समथिंग क्लोज टू आइडेंटिटी। ओके सर। अच्छा, तो बहरहाल अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है ना, इसके बाद हमने फैसला करना है कि इस मैट्रिक्स में कॉर्नर है कि नहीं। तो वी नीड टू समराइज दिस, वी नीड टू कम अप विद एन आंसर। तो उसके लिए ना लोगों ने मैथमेटिकली ये प्रूव किया हुआ है, ये जो चीज़ें लिखी नहीं है ना आगे, इन्होंने कहा है कि जी आप ये कैलकुलेट कर लें मैट्रिक्स का ना, ट्रेस कैलकुलेट करें, उसको किसी के से मल्टीप्लाई करें, और डिटर्मिनेंट तो कोई आर वैल्यू कैलकुलेट कर ली इन्होंने। तो ये आर वैल्यू जो है ना, इट्स अ स्केलर वैल्यू, और इसका थ्रेशोल्ड जो है इसका जो थ्रेशोल्ड है वो कोई सेट कर लें आप, कोई जो भी है। तो आप लोगों ने आइगन वैल्यूज तो पढ़ी नहीं है ना, ये जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है ना, ये आइगन वैल्यूज है। ये 2x2 मैट्रिक्स है ना, इसकी दो आइगन वैल्यूज होंगी, तो ये आर आप ना आइगन वैल्यूज से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिकली अब हम आइगन वैल्यूज बता देता हूँ ना मैं आपको। ये जो आपके पास दो, इस 2x2 मैट्रिक्स की दो आइगन वैल्यूज आई, अगर दोनों छोटी है ना, तो इसका मतलब है कि आपका पैच जो है ना किसी फ्लैट रीजन में है। और अगर एक लैम्डा बड़ा है दूसरे से, तो लैम्डा 1 बड़ा है तो वर्टिकल एज है, लैम्डा 2 बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल एज है। और जब दोनों आइगन वैल्यूज बड़ी हैं ना, तो दैट मीन्स के कॉर्नर है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। और सर ये लैम्डा वैल्यूज इस मैट्रिक्स एम की है ना, जो एम मैट्रिक्स जी है हमारा। जी, ये एम मैट्रिक्स। ठीक है, तो यस you सर। see this was the kind of research going around in early 90s. People were trying to come up with fancy mathematics to detect a simple corner. वो जो आपने बताया वो भी ठीक था। आई वंडर वो क्यों नहीं यूज किया लोगों ने, कि सिंपल पिक्सल पे ही डिफरेंस ले लें। एनीवेज, researchers are in a habit of complicating things more than they need to. सही बात है सर। उसका उसका हम देखेंगे रिजल्ट क्या होता है 2020 के अंदर। तो बहरहाल हमने कुछ, आप में से ना कुछ लोगों ने जिन्होंने मशीन लर्निंग पढ़ा, उधर हमने अगर हमारे पास डेटा सेट दिया हुआ ना, तो अगर हमारे पास कोई डेटा सेट दिया हुआ था तो हमने उसकी डोमिनेंट डायरेक्शन पता चलाई थी। उधर भी हमने कोई मैट्रिक्स बनाई थी, कोवेरियंस मैट्रिक्स, हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स करके ना कुछ किया था कि अगर इस तरह का डेटा मैं आपको दे दूं ना, और इस मैट्रिक्स इससे एक खास तरह की मैट्रिक्स बनाऊं, और उस मैट्रिक्स की आइगन वेक्टर चेक करूं, तो एक आइगन वेक्टर उसका ये होगा,
और एक आइगन वेक्टर उसका ये होगा, ठीक है। तो आइगन वेक्टर्स एक्चुअली दे गिव यू द डोमिनेंट डायरेक्शन, they don't need to get into this। अगर x में भी डेरिवेटिव है और y में भी डेरिवेटिव बड़ा है तो इट इज अ कॉमन सेंस के इधर कॉर्नर है। अब आप उसको समराइज कैसे करना चाहते हैं, आप फैंसी मैथमेटिक्स यूज करना चाहते हैं या सिंपल कोई थ्रेशोल्ड यूज करना चाहते हैं। हैरिस ने क्योंकि रिसर्च हो सकता है उसने ठीक ही किया हो, तो उसने जो है ना इस एम मैट्रिक्स को समरी करने के लिए ना एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए वो आर कैलकुलेट कर लिया। तो एनीवेज ये अब हमें पता चल गया, ये हमारा हैरिस का जो है ना पूरा पाइपलाइन है। एक ग्रे स्केल इमेज लेना है, गाउसियन फिल्टरिंग क्यों अप्लाई करनी है हमने इसके ऊपर, ताकि सर क्योंकि हर निकाल सकें। हर इमेज नॉइजी होता है, तो नॉइज को खत्म करने के लिए उसके बाद एक्स और वाई में डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें। हैरिस ने ना देखा होगा कि सोबल ने एक रिसर्च पेपर लिखा है जो एक्स और वाई में डेरिवेटिव कैलकुलेट कर देता है। उसने कहा कि अच्छा डेरिवेटिव तो अब कैलकुलेट हो गया तो मैं क्या करूं, तो उसने कहा अच्छा मैं जो है ना इनको कॉर्नर कैलकुलेट करके देता हूं। तो फिर अराउंड ईच पिक्सल यू कैलकुलेट दैट एम मैट्रिक्स एंड कैलकुलेट इट्स हैरिस वैल्यू। वो जो आर नहीं है वो हैरिस वैल्यू होगी। और फिर आपने कहा कि जी वो पिक्सल जिनमें वो आर एक खास थ्रेशोल्ड से ऊपर है ना वहां पे कॉर्नर होंगे। तो दैट इज द सिंपल। अब ये इस तरह के पेपर होते थे कुछ अर्सा पहले। जो आपने मेरे से सवाल पूछा था ना कि 2004 से पहले जब लोग कोड नहीं देते थे तो ऐसे पेपर लोग कंप्लेन नहीं करते थे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू इम्प्लीमेंट दीज 6 लाइन्स? विद इन अ वीक। विद इन अ वीक नहीं, विद इन एन आवर। आपने सिंपल एक कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन ही करना है ना। तो बट इन द पेपर दे यूज टू डिस्कस द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट कि क्या फायदा होगा हमें ये करने का। इन द एंड कोड लिखने वाला यही था। तो yes, I agree with you, maybe at that time we did not have libraries जो eigen values calculate करके दे देती हो। Maybe MATLAB was not mature enough, OpenCV तो थी ही नहीं, Python भी there was negligible Python before 2010 for image processing. So maybe it was difficult but it was doable. सर तब मैटलैब होती थी, ये सारा मैटलैब पे होता था क्या? हाँ, I started my engineering in 2003 तो तब तो MATLAB थी। तो MATLAB इज अ वेरी ओल्ड, मतलब अभी कौन सा वर्जन चल रहा है MATLAB का, आई डोंट नो। हर सर साल मैटलैब 84 में आई थी शायद, 84 में शायद लॉन्च हुई थी। हाँ तो मतलब 84 में लॉन्च हुई होगी तो 94 तक किसी ने यूज करना शुरू किया होगा उसको, क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर्स भी नहीं थे ना। कंप्यूटर्स भी ये जो होम कंप्यूटर्स, लैब कंप्यूटर्स आए थे, दे केम अराउंड मिड 90s। ये जो विंडोज बनी थी जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज रिलीज की थी, उससे पहले तो आई डोंट नो कि कैसे लोग करते होंगे। स्पेशलाइज्ड लैब में ही लोग करते होंगे ना काम, जिनको कोई कंप्यूटर सिस्टम हैंडल करना आता होगा। तो एनीवेज ये हमारा हैरिस कॉर्नर हो गया। आई डोंट नो, आप गूगल करके मुझे बताएं क्या टाइम है हैरिस कॉर्नर का। व्हेन डिड हैरिस इन्वेंट दिस कॉर्नर डिटेक्टर? कोई कर रहा है सर्च? 1988। 1988 हो गया ना। तो 1988 के बाद people wanted to match points under varying conditions। इनवेरियंस चाहिए थी उन्हें, स्केल बदल जाए, एंगल बदल जाए, लाइट बदल जाए। तो that was the next step and there was an entire decade's research। In around 1999 David Loy came up with a robust version, and it was not as if this was the only paper from David Loy. If you look at his research, he was publishing papers on similar topics from 80s. It was just that his system matured in these years. So this is how actual research happens. It is gradual,
यू कीप ऑन वर्किंग विद अ प्रॉब्लम, यू कीप ऑन इम्प्रूविंग इट। तो एक बॉक्स के बाद अगला बॉक्स और उसके बाद अगला बॉक्स, एंड देन फाइनली ही रिलीज्ड द कोड। ही न्यू कि अच्छा अब ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना, रिलीज द एग्जीक्यूटेबल, उसने कहा ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये अब इम्प्लीमेंट करना थोड़ी मुश्किल है, तो अब आई शुड रिलीज द कोड। तो ये स्टेप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं ना स्विफ्ट के सारे, कि पहले हम पता चलाते हैं कि कॉर्नर किधर है। अब हम हैरिस का मेथड नहीं यूज़ कर रहे, हम पहले पता चलाते हैं कॉर्नर किधर है, फिर हम ये पता चलाते हैं कि किस साइज का पैच एक्सट्रैक्ट करना है, फिर हम उस पैच की ओरिएंटेशन दुरुस्त करते हैं और फिर उस ओरिएंट रिजल्टिंग पैच में से एक डिस्क्रिप्टर कैलकुलेट करते हैं 128 डायमेंशनल। तो we have landed in 2004 now, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो उसके बाद आ गया जो स्विफ्ट था, इट वाज नॉट रियल टाइम। अगर आप इसको एक इमेज देना तो इट टेक्स अबाउट फ्यू सेकंड्स टू प्रोसेस इट्स नॉट मिनट्स, इट इज़ फ्यू सेकंड्स। इसकी जो बाइनरी है, एग्जीक्यूटेबल फाइल अवेलेबल है, इफ़ वी डू गेट टाइम इन दिस कोर्स तो हम जो है ना वो यूज़ करके देखेंगे। इवन टुडे वी यूज़ दैट बाइनरी, अभी भी ना हम वही यूज़ करते हैं। तो दैट कोड हैज़ सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो उसके बाद दी रिसर्च वाज कि अच्छा स्विफ्ट जो है ना वो टाइम बहुत लेता है, तो किसी तरह जो है ना इसकी पाइपलाइन में से ना इसको किसी तरह स्पीड अप किया जाए। ये ख्वाहिश थी कम्युनिटी की इन 2004 एंड 5। तो उसके बाद दिस न्यू मेथड केम अप अराउंड 2008 और 9। आप सर्च कर लें गूगल में, व्हेन ये जो स्पीडेड अप रोबस्ट फीचर्स, व्हेन वाज दिस पब्लिश्ड। या आप मुझे इसका टाइम बताएं जरा। सर एक क्वेश्चन है जी सर, इसमें लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ हेसियन मैट्रिक्स। सर हेसियन तो खुद हाँ, जैकोबियन का मेरे ख्याल है वो होता है, शायद डेरिवेटिव होता है उसका। दोबारा हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो उससे मतलब क्या फायदा होगा? ये जो मुश्किल सा नाम लिखा हुआ ना, बेसिकली ये नीचे मैंने ड्रॉ भी कर दी है। इसमें बेसिकली आपने जो भी इमेज है ना उसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो जो सेकंड डेरिवेटिव वाली मैट्रिक्स होती है ना इस तरह की, जिसमें x में भी सेकंड डेरिवेटिव हो और y में भी सेकंड डेरिवेटिव हो और x और y दोनों का डेरिवेटिव हो, इसको हेसियन बोलते हैं। हेसियन इन अलोन कैन बी समथिंग एल्स। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हेसियन मैट्रिक्स, इट इज दिस मैट्रिक्स। और ये तो हमने की है कैलकुलेट, हमें पता है। सिर्फ जब हम कैलकुलेट कर रहे थे हमें पता है कि हमने सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो इट इज जस्ट अनदर फैंसी वे ऑफ राइटिंग द सेम इंफॉर्मेशन। सर वो 2006 में रिलीज हुआ था। सर्फ 2006 में? आई डाउट इट, मुझे लगता है ये 2006 में नहीं होगा, ये 2009 में हुआ होगा, 8 या 9 में। सो इधर विकिपीडिया पे भी 2006 ही लिखा हुआ है। अच्छा चले, मे बी द फर्स्ट पेपर वाज इन 2006। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल बात है ना वो ये है कि व्हेन डेविड लोए पब्लिश स्विफ्ट, तो हमारे पास ना कंप्यूटर विजन में कोई वेल नोन जर्नल नहीं होता था एज फार एज आई नो। हमारे पास ना पेमी वाज द मोस्ट प्रेस्टिजियस जर्नल। तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटर विजन, IJCV जिसको हम बोलते हैं, उस डेविड लोए पब्लिश्ड हिज पेपर इन IJCV एंड देन पीपल केम टू नो अबाउट IJCV. So there are some papers who launch a journal into the research community. Now IJCV is the most prestigious computer vision journal. स्विफ्ट से पहले किसी को पता नहीं था इसका, और स्विफ्ट के बाद जो है ना लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया कि नहीं ये जर्नल भी अच्छा होता है, इसमें क्वालिटी पेपर आते हैं। तो
other people's wish to publish in a journal, and there are some researchers who generate a new journal. एक पेपर जो है ना it launches. तो ये जो सर्फ है it was in 2006, इसकी भी यही है. इन्होंने अपना पेपर शायद इनका IGCV में पब्लिश नहीं हुआ होगा क्योंकि IGCV वाले कहते होंगे कि नहीं नॉवेलिटी कम है आपकी, तो प्लीज गो समवेयर एल्स. तो इन्होंने ना दे पब्लिश्ड इन अ जर्नल कॉल्ड कंप्यूटर विजन एंड इमेज अंडरस्टैंडिंग. तो somebody asked me should I publish a paper in computer vision and image understanding. I was not sure myself. मैंने कहा नहीं नाम तो कभी सुना नहीं है. Then I was like reading this surf and I figured out कि इन्होंने उधर publish किया, तो then my confidence was really boosted कि नहीं this is a credible journal. तो anyways now we are, पहले आपने मैट्रिक्स देख ली थी ना जो हमने हैरिस में देखी थी. तो 2004 के बाद people wanted to increase the speed of Swift because they were happy with its performance. So these guys from I think so ETH Zurich, ये ज्यूरिक वाले होंगे, टाइनी तुतलियर्स करके कोई नाम है, बेल्जियम. क्या इसके ऑथर्स कोई सर्च कर सकता है? सर्फ के ऑथर्स का क्या नाम है? लुक फान गूल होगा एक. फर्स्ट जो लास्ट ऑथर है वो कौन है सर्फ का? हर्बर्ट बे. हर्बर्ट बे तो पहला है ना, ये तो स्टूडेंट है जो आप. सर ये पता नहीं टू आवर्स आई डोंट नो ये क्या है. चैट में लिख देता हूँ. ये टीनी तुतलियर्स. अच्छा, और यस सर. इसके बाद भी होगा एक. सर एक लुक वैन गूल लिखा हुआ है. हाँ, लुक फान गूल. ये जो है ना ये लुक फान गूल ये होता है बेल्जियम में. ये ही इज दी लाइक जो सबसे सीनियर रिसर्चर्स है ना विजन में, उनमें से एक ये है लुक फान गूल. तो एनीवेज so this is just history. If you somebody is applying into Europe ना, तो वो बेल्जियम में इसकी लैब में अप्लाई करे. ये there is no bigger name in Europe than this guy, but वो थोड़ा शायद अब he is become a very senior researcher, तो he is not active, but his lab will be getting big funding, I'm sure. सर ये जो डेविड ल्यूइस सर ये आजकल मतलब कि इन्वॉल्वड है रिसर्च क्या नहीं? You can check his lab. He is not a very active researcher. मतलब ये इस तरह नहीं है कि हर साल इसकी लैब में से कोई 10 पेपर आए. He is known to publish after several years. So he is a classic researcher. कि जब मैं बाकी कोई काम अच्छी तरह कर लूँगा ना, जो it will change the domain, तो फिर then I will publish. I have not seen his many students. उसने खुद ही पेपर लिखे थे, उसके बाद मैंने कुछ देखा नहीं है. 2010 में मैंने इसका पेपर पढ़ा था when I was starting my PhD. Maybe there is a paper in 2011 or 12, something like that, but not much. So okay, let's take a break, 10-minute break, and then we will see this. Now we have reached around 2006 and 7, and we have to reach 2020 today. Okay, so let's take a 10-minute break. ओके सर.